दोस्तों, बाबा साहेब का मानना था कि तिलक की वजह से कांग्रेस ने समाज सुधार के काम बंद कर दिए। इससे भारत में सामाजिक परिवर्तन का रास्ता बंद हो गया और राजनीतिक सुधार भी रुक गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के गर्म दल का प्रमुख नेता माना जाता है। उनको लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया था। स्वराज्य और स्वाधीनता में अंतर होने के बावजूद उनका नारा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता आंदोलन का लोकप्रिय नारा बना। तिलक के राजनीतिक विचारों के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है दोस्तों, इसीलिए प्रस्तुत लेख में मेरी कोशिश उनके सामाजिक विचारों को सामने लाने की होगी कि जिस दौर में महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर ज्योतिबा फूले समाज सुधार के लिए काम कर रहे थे, उस समय तिलक किस तरह परंपरावादियों का नेतृत्व कर रहे थे। इस संदर्भ में भी देखा जाएगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तिलक को लेकर लगातार आलोचनात्मक लेखन क्यों किया है, आइए जानते हैं। इस पूरे विमर्श का कांग्रेस के अंदर दो धड़ों के संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। महिलाओं और जाति के प्रश्न पर कांग्रेस में दो धड़े थे, सुधारवादी और रूढ़िवादी। सुधारवादी धारा के चार मुख्य आधार थे: जात वेद का उन्मूलन, बालिका विवाह का निषेध, विधवा विवाह का समर्थन और महिला शिक्षा। महादेव गोविंद रानडे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, विष्णु हरिपंडित और आगे चलकर जी.जी. अगरकर तथा गोपाल कृष्ण गोखले इस पक्ष में थे। दूसरी ओर विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और तिलक रूढ़िवादी खेमे में आगे चलकर खुद को राष्ट्रवादी खेमे का नाम दे दिया। तिलक ने महिला शिक्षा का पूरी तरह से विरोध किया। परिमाला वी.आर. राव ने अपने शोध पत्र में मुख्य रूप से तिलक के अखबार मराठा के हवाले से बताया है कि विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के कट्टरवादी धड़े ने 1881 में 1920 के बीच किस तरह बालिका विद्यालयों की स्थापना और हर समुदाय के लिए शिक्षा देने के प्रयासों का विरोध किया। इस धड़े के विरोध के कारण महाराष्ट्र में 11 में से 9 नगरपालिकाओं में हर किसी के लिए शिक्षा देने के प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा। इस धड़े ने राष्ट्रवादी शिक्षा की वकालत की, जिसमें धर्मशास्त्रों का अध्ययन और हुनर सिखाने पर जोर था। तिलक के नेतृत्व में कट्टरवादी धड़े का तर्क था कि पेशवा के शासन के दौरान महिलाओं को स्थिति बहुत अच्छी थी। तिलक के ये विचार उनके अखबार मराठा के 15 मार्च 1885 के अंक में छपे हैं। महिला शिक्षा के विरोध में तिलक का तर्क था कि महिलाएं कमजोर होती हैं और संतुष्टि के आगे बढ़ाना उनका काम है, इसीलिए उनको शिक्षित करने से उनको पीड़ा होगी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा को समझना उनकी शक्ति से बाहर है। तिलक का कहना था कि यदि विशेष जरूरत हो तो महिलाओं को गृह विज्ञान और सफाई कार्य जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी महिलाएं ही आगे चलकर निपुण बन सकती हैं। उनके अनुसार महिलाएं इंग्लिश, गणित, विज्ञान जैसे कठोर विषय पढ़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। उसने कहा कि हिंदू समाज में पुरुष और महिला के कार्य अलग अलग हैं, इसीलिए उनको अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए। गौर किया जाना चाहिए कि यह वही दौर था जब ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला था। वहीं रानडे के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादियों ने 1884 में पुणे में लड़कियों का हाई स्कूल खोला। गोखले ने भी तिलक के स्त्री शिक्षा संबंधी विचारों को सही नहीं माना और फर्गुसन कॉलेज में बालिकाओं को पढ़ाए जाने का समर्थन किया। उस समय लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी, जिससे उन्हें असहनीय यातना से गुजरना पड़ता था। पेशवा राज में ब्राह्मण परिवारों के लिए यह अनिवार्य था कि वो अपनी बच्चियों की शादी 9 साल से कम उम्र में कर दें। समाज सुधारकों की ओर से ऐसी मांग थी कि शादी और सहमति से सेक्स की उम्र को बढ़ाया जाए। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में बनाया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ चाहे वह विवाहित है या अविवाहित, सेक्स करना बलात्कार की श्रेणी में आएगा। कांग्रेस के सुधारवादी लोगों ने भी इस बिल के पक्ष में थे, किंतु तिलक ने इस मामले में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस सरकार का ये कानून सही हो और उपयोगी हो, फिर भी हम नहीं चाहते कि सरकार हमारी सामाजिक परंपराओं और जीवन शैली में हस्तक्षेप करे। तिलक वर्ण व्यवस्था में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ब्राह्मण जाति शुद्ध है तथा जाति व्यवस्था का बने रहना देश और समाज के लाभ में है। तिलक का मानना था कि जाति हिंदू समाज का आधार है और जाति को नष्ट होने का अर्थ हिंदू समाज को नष्ट होना है। जबकि तिलक यह विचार दे रहे थे कि उससे पहले महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फूले ने जाति के आधार पर असमानता का विरोध किया था। जब ज्योतिबा फूले ने अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम चलाया तो इसका तिलक ने विरोध किया था। तिलक का मानना था कि प्रत्येक बच्चे का इतिहास, भूगोल, गणित पढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में इस्तेमाल नहीं है। तिलक का कहना था कि कुणबी जाति के बच्चों को इतिहास, भूगोल या गणित की शिक्षा देने से उनका नुकसान होगा।
क्योंकि वो अपना जातीय हुनर भूल जाएंगे। तिलक ने कहा कि कुणबी जाति के बच्चों को अपना परंपरागत किसान का पेशा करना चाहिए और शिक्षा से दूर रहना चाहिए। जिस समय तिलक यह शिक्षा दे रहे थे उसी समय ब्रिटिश सरकार स्कूल खोल रही थी और उसमें सभी जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे रही थी। तिलक ने इस ब्रिटिश सरकार की गंभीर गलती बताया। सार्वजनिक स्कूल में महार और मांग जाति के बच्चों को प्रवेश देने पर इनकार कर दिया। तिलक ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि महार जाति के बच्चों को ब्राह्मण जाति के बच्चों के साथ बैठने से हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तिलक उस समय कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन सोशल कॉन्फ्रेंस था जो समाज सुधार के लिए कार्य करता था। 1895 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा, यदि कांग्रेस ने समाज सुधार का कार्य किया तो हम कांग्रेस के पंडाल को जला देंगे। ऐसे लोगों को वैचारिक नेतृत्व तिलक ने किया था। अंत में तय हुआ कि कांग्रेस समाज सुधार के किसी कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं रखेगी, चाहे वह कितना भी जरूरी क्यों न हो। इस प्रकार उसने समाज सुधार के कार्यक्रम बिल्कुल बंद कर दिए। इसका जिक्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया विस्तार से किया है। अपनी एक और किताब रनाडे, गांधी और जिन्ना में वो लिखते हैं, बुद्धिजीवियों का एक समूह कट्टरवादियों और अराजनैतिक और दूसरा समूह प्रगतिशील और राजनीति है। सबसे पहले समूह का नेतृत्व पहले चिपलूणकर और बाद में तिलक ने किया। इन दोनों ने रनाडे के लिए इस तरह की मुसीबत खड़ी की, इससे सिर्फ न समाज का सुधार के कामों को नुकसान हुआ बल्कि अनुभव बताते हैं कि इस वजह से राजनीतिक सुधारों की सबसे अधिक हानि हुई। तिलक और रनाडे की तुलना करते हुए बाबा साहेब ये लिखते हैं कि तिलक बेशक जेल में रहे लेकिन रनाडे की लड़ाई ज्यादा मुश्किल थी। राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले को समाज सिर माथे पर बिठाता है, जबकि समाज सुधार के लिए लड़ने वाला अक्सर अकेला होता है और उसे तमाम तरह के अपमान झेलने पड़ते हैं। तिलक की स्पष्ट मान्यता थी कि किसान और कारीगर जातियों की राजनीति में नहीं आना चाहिए। 1918 में जब इन जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई तो तिलक ने सोलापुर की एक सभा में कहा था कि तेली तमोली कुणबी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे। बाबा साहेब के मुताबिक तिलक के हिसाब से इन जातियों के लोगों का काम कानून का पालन करना है और उन्हें कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो तिलक के सामाजिक विचारों का वर्तमान भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसका ये भी मतलब है कि सबसे महान व्यक्ति को भी समग्रता में ही देखा जाना चाहिए और उन्हें जरूरी हो तो उन्हें संपूर्णता में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हुई एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।